ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद नीलम जी। आइए अब सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है, प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को कहा कि भारत जल्द ही अपनी विकास गति को प्राप्त करेगा। आलेख वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार जी श्रीनिवासन का है। वाचक है मनोज कुमार चौधरी। भारत और अधिक संरचनात्मक सुधारों के साथ अपनी विकास की गति को फिर से प्राप्त करेगा। यह गति विकास यात्रा में एक सहयोगी के रूप में निजी क्षेत्र के साथ कोविड-19 की चुनौतियों के साथ निपटते हुए हमारे देश की दिशा बदलेगी। ये राजधानी में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के 125वें वार्षिक सत्र में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया एक हितकर संदेश था। शब्दों को कम किए बगैर श्री मोदी ने उद्योग के संचालकों को आश्वस्त किया कि एक साथ मिलकर हम निश्चित रूप से अपनी विकास गति को फिर से प्राप्त करेंगे। परेशान घरेलू उद्यमियों में विश्वास का संचार करते हुए प्रधानमंत्री ने बल दिया कि देश की क्षमताओं तथा संकट प्रबंधन, देश की विविध प्रतिभाओं तथा तकनीक, इसके नवोन्मेष तथा बौद्धिकता, राष्ट्र के मेहनतकश किसानों और सूक्ष्म लघु तथा मझोले उद्यमों MSME की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण शाखाओं में उनका बेहिचक विश्वास पहले की तरह विकास की गति को हासिल करने के प्रति उन्हें आशान्वित करता है। GDP में MSME का भाग 30% है। इसकी परिभाषा की ताज़ा स्पष्टता ये है कि इसके पक्ष में लगभग 200 करोड़ की सरकारी खरीद की वैश्विक निविदा को निकालना इस क्षेत्र के लिए मददगार होगा। प्रधानमंत्री ने दृढ़ता के साथ कहा कि ये MSME के इंजन के लिए ईंधन वाली एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगा। रियल क्षेत्र में गतिविधियों की धीमी गति की दोहरी समस्या को पार करती अर्थव्यवस्था तथा 25 मार्च 2020 से कोविड-19 महामारी के प्रसार के बाद लगाए गए लॉकडाउन के प्रतिबंधों के साथ खोई हुई जमीन को दोबारा हासिल करने में सरकार लगातार जुटी हुई है। कुछ सप्ताह पहले ही 20 लाख करोड़ रुपए के विशाल आदेश के सभी हिस्सेदारों को राहत प्रदान करने के लिए एक बड़े पुनरुत्थान पैकेज को आगे बढ़ाने के अलावा प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था, मूलभूत संरचना व्यवस्था, जीवंत जनसांख्यिकी तथा मांग के 5 स्तंभों वाले एक आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया। देश में सुधार कैसे सुव्यवस्थित, एकीकृत और परस्पर संबद्ध वाले रहे हैं, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक बताते हुए प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि कृषि के मोर्चे पर हाल ही में किए गए उपायों में आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन तथा कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम को सम्मिलित किया गया। इसके अलावा इसने कृषि व्यवसाय के द्वार को खोलने के लिए गोदामों में रखे गए अनाजों तथा कृषि उत्पादों को इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के माध्यम से बेचने की अनुमति दी। इसके अलावा श्रम की कमी या समूचे क्षेत्र में इसकी गतिशीलता के कारण उत्पादन में किसी प्रकार की बाधा को रोकने के लिए रोजगार अवसरों को बढ़ाने के प्रति श्रम सुधारों की भी शुरुआत की गई। गैर रणनीतिक क्षेत्र में पहले निजी उद्योग को आने की अनुमति नहीं थी। इस क्षेत्र को अब निजी उद्योग के लिए खोल दिया गया है। कोयला क्षेत्र में व्यावसायिक खनन को अनुमति दे दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खनन या ऊर्जा या अनुसंधान तथा तकनीक, जिस दिशा में भी सरकार ध्यान दे रही है, वहां उद्योग तथा युवाओं दोनों को आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मेक इन इंडिया रोजगार एक बड़ा वाहक है। फर्नीचर, एयर कंडीशनर, चमड़ा तथा फुटवियर जैसे क्षेत्रों पर आयात की निर्भरता को कम करने के काम की शुरुआत हो चुकी है। भारत ने एक दिन में 3 लाख व्यक्तिगत रक्षा उपकरण PPE किट कैसे बनाई, जबकि 3 महीने पहले देश में एक भी PPE किट नहीं बनती थी।
यह देश के प्रयासों की सफलता को दर्शाता है, जिसे विकसित किए जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने इन बातों को प्रमुखता से कहा। उन्होंने उचित ही कहा कि आत्मनिर्भर भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ पूर्ण एकीकरण का नाम है तथा तटस्थतावादी न होकर वे स्वयं इसके समर्थक हैं। इस संदर्भ में उन्होंने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में देश के हिस्से को सशक्त करने वाली एक सशक्त स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला की उत्पत्ति के लिए निवेश करने के प्रति भारतीय उद्योग से अपील की तथा विश्व और घरेलू बाजारों की आपूर्ति के लिए देश में उत्पाद निर्मित करने की आवश्यकता पर फोकस करते हुए कोरोना के बाद की स्थिति में एक नई भूमिका में आगे बढ़ने के लिए CII जैसे औद्योगिक निकायों को प्रेरित किया। उद्योग के लिए प्रधानमंत्री के विश्वासवर्धक उपाय तथा विकास की गति को फिर से पटरी पर लाने के लिए आत्मनिर्भर विकास का सतत समर्थन उचित समय पर आए हैं। और आइए अब आपको मिलवाते हैं छोटी सी बच्ची अर्का राय से। तो कौन सा दिन है? आज पर्यावरण दिवस है। तो चलिए इसी बात में हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं सीता के बारे में। एक समय की बात है, सीता जंगल में रहती थी। उस जमाने में वो नहीं होते थे गैस, तब लकड़ियों से खाना बनाया जाता था। तो एक दिन सीता माँ ने बोला, लवकुश तो मेरे साथ चलोगे सूखी सूखी लकड़ियाँ काटने के लिए? उन्होंने बोला हाँ माते हम चलेंगे। तो लव और सीता माँ नहीं, खुश और सीता माँ तो सूखी सूखी लकड़ियाँ काट रहे थे, लेकिन लव हरी हरी। तो फिर सीता माँ आई और बोली, लव अरे बेटा तुम क्या कर रहे हो? उन्हें बोला माते मैं पेड़ काट रहा हूँ। तो उन्होंने बोला अरे तुम हरी पेड़ क्यों काट रहे हो? मैंने बोला था सूखी पेड़ काटने के लिए। अब चलो पेड़ से क्षमा मांगो। तो लव ने पेड़ से क्षमा मांगा और खुश ने दी और सीता मांगी। तो आपको अपनी नदियाँ साफ रखना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और माउंटेन्स को भी नहीं काटना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको एक श्लोक सुनाते हैं। दशकूप समावापि दशवापि समो रथः दशरथः समो पुत्रो दशपुत्र समो द्रुमः। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। आपको कविता और श्लोक कहानी और श्लोक कैसी लगी? थैंक यू, बाय, लव यू ऑल। वन्दे मातरम्, यं रक्षा वन्दे मातरम्, यं रक्षा वन्दे मातरम्। माँ के आंचल में गुजारा बचपन यौवन और बचपन। बुला रही है माँ धरती तुम्हारी, सारे वचन निभाने की है बारी तुम्हारी। यम रक्षा वंदे मातरम, यम रक्षा वंदे मातरम, यम रक्षा वंदे मातरम।
रक्षा वन्दे मातरम् व्यं 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 रक्षा वन्दे मातरम्। इस लॉकडाउन के समय में जब पूरा परिवार घर पर ही है और घर का काम करने के लिए बाहर से कोई नहीं आ पा रहा, तब उन लोगों ने भी काम में मदद की है जो पहले नहीं करते थे। ऐसे ही भाव वाला एक गाना आजकल खूब पसंद किया जा रहा है। आइए आपको मिलवाते हैं इस गाने के मेकर से और उसके बाद आपको दिखाएंगे इन्हीं का तैयार किया हुआ गाना। नमस्कार, मैं मिलिंद त्रिवेदी मुंबई से एंड आई एम वर्किंग एज ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर। और मैं ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ आज। और आज हमारा एक गाना, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये गाना थोड़े दिन पहले मैंने और एक मेरे फ्रेंड ने, अमरनाथ ने, ये बनाया था और इस गीत को लिखा है कुलदीप कुणाल जी ने। ये हमने एक एनजीओ है दिल्ली में, ब्रेक थ्रू इंडिया, उनके लिए बनाया था। और काफ़ी अच्छा मैसेज है इस गाने में। मैसेज ये है कि हस्बैंड को अपनी वाइफ की मदद करनी चाहिए, घरेलू काम में हाथ बटाना चाहिए। और जैसे आजकल की सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन की, तो इसमें ये गाना बहुत पसंद किया जा रहा है लोगों द्वारा, काफ़ी शेयर किया है लोगों ने, न्यूज़ चैनल्स ने भी दिखाया है। तो मैं चाहूँगा आप ये गाना सुने, एंजॉय करें और हम दुआ करेंगे कि इस सिचुएशन से हमारा देश और दुनिया बहुत ही जल्द उभर पाए और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने बनाते रहें। मैं एक बार फिर ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि माध्यम से मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद। लाल लाल अखियों से घुर न पिया मेरे मन की समझो बात, मन की समझो बात, मन की समझो बात। लाल लाल अखियों से घुर न पिया मेरे मन की समझो बात। लाल लाल अखियों से घुर न पिया मेरे मन की समझो बात। काम कर कर आज मैं भी थक गई, अब तुम ही पकाओ दाल भात। लाल लाल अखियों से घुर न पिया मेरे मन की समझो बात। आज मेरे मन की समझो बात, आज मेरे मन की समझो बात। हाय नमक जरा ज्यादा मत करना, मिर्च बस हल्की ही रखना। तड़का हींग लहरी का, मक्खन ताजा है पड़ना। नींबू एक निचोड़ो पूरा, डालो गरम मसाला पूरा। कुकर सीटी 2 लगनी, छिड़का फिर पनीर का चूरा। प्याज जब काटोगे प्याज लाल अखियों से होने लगेगी बरसात। काम कर कर आज मैं भी थक गई, अब तुम ही पकाओ दाल भात। लाल लाल अखियों से घुर न पिया मेरे मन की समझो बात। आज मेरे मन की समझो बात, आज मेरे मन की समझो बात। चावल मांगे एक उबाला, कर मत देना गड़बड़ झाला। सीखा अब तक क्यों ना सैया, क्योंकि सास ननद ने पाला। खाने संग सलाद भी कटना, छिलका खीरे का है छटना। चटनी लाल टमाटर वाली, पुदीना पिस के है डलना। खाना स्वाद पकाने में पिया जी तुम लगता है दोगे मुझे मार। काम कर कर आज मैं भी थक गई, अब तुम ही पकाओ दाल भात। लाल लाल अखियों से घुर न पिया मेरे मन की समझो बात। आज मेरे मन की समझो बात, आज मेरे मन की समझो बात। परोसा है खाना सजनी, चख कर देखो तो चटनी। बात में घुला है मेरा दिल, चखो तो डाल जरा मखनी।
कैसा बना है बतलाओ, अरे देखो यूं ना मुस्काओ, अजी दाल हो तुम भात हूँ मैं, मेरे हाथों से खाओ सजनी। कभी पकाओ तुम कभी पकाऊं मैं, हाँ कभी पकाओ तुम कभी पकाऊं मैं, अपना बना रहे साथ। काम कर कर आज तुम थक गई लो, मैंने है पकाया दाल भात। सुरमा ही अखियों से देखो ना सखी मैंने समझ ली तेरी बात। लाल लाल अखियों से घूरो न पिया मेरे मन की समझो बात, आज मेरे मन की समझो बात, आज मेरे मन की समझो बात। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। देश में 1,09,462 लोग कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 5,355 लोग संक्रमण से निजात पा चुके हैं, जो भारत में इस रोग से मुक्त होने वालों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। अब रोग मुक्ति की दर भारत में 48.26% है, जबकि मरने वालों की दर 2.8% है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार लोगों की आमद विभिन्न इलाकों में बढ़ने के साथ ही साथ मामले बढ़े हैं और कोविड-19 से ग्रस्त रोगियों की तादाद में वृद्धि हुई है। सरकार ने धर्मस्थलों को फिर से खोलने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। 10 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों और 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को पूजा स्थलों में प्रवेश नहीं मिलेगा, प्रसाद वितरण नहीं होगा और पूजा स्थलों में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं को हाथ पैर साफ करने होंगे। किसी भी प्रतिमा या धर्म ग्रंथ को छूने की इजाजत अब नहीं दी जाएगी। सदैव मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा और धर्मस्थलों को बार बार स्वच्छ किया जाएगा। रेस्तराओं में यथासंभव संपर्क रहित आचरण, डिस्पोजेबल मेन्यू और फर्नीचर की स्वच्छता पर बल दिया जाएगा। बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम के बच्चों को रेस्तरां में जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। ये समाचार आप ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक 2020 के वार्षिक आयोजन में हिस्सा लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन GAVI को $15 मिलियन की सहायता का वचन दिया है। इंटरनेट के माध्यम से आयोजित इस शिखर बैठक में प्रधानमंत्री ने दुनिया के साथ एकजुटता और भाईचारे पर बल दिया। सरकार ने 31 मार्च 2021 तक के लिए आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अतिरिक्त सभी योजनाएं फिलहाल स्थगित कर दी हैं। यूरोपीय संघ का कहना है कि वो 30 जून तक अपनी सभी आंतरिक सीमाएं अब खोलना चाहता है। इटली ने पर्यटकों को आने की इजाजत दे दी है तथा सर्वाधिक प्रभावित इटली और स्पेन दोनों में अब कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है। भारत ने इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग के एक उच्चाधिकारी को परेशान करने का कड़ा विरोध किया है। भारतीय पक्ष का कहना है कि दूतावास मामलों के प्रभारी अधिकारी का पाकिस्तानी गुप्तचर सेवा के अधिकारियों ने बेवजह पीछा किया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ। जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं वो पल जब हमारा रिश्ता जुड़ता है किसी नई जगह से। आइए अब करते हैं बात पर्यटन की सैर सपाटे की। बुल्गारिया यात्रा संस्मरण शैलजा कौशल से। एक अलग दुनिया, एक अलग जहां, एक ऐसा देश जहां अत्याधुनिक यूरोपियन संस्कृति के साथ साथ लोगों ने अपने पारंपरिक मूल संस्कार भी सहेजे हैं। बादलों में उड़कर बुल्गारिया पहुंच जाना जैसे एक अनोखे स्थान पर पहुंच जाना, जिसकी अपनी एक संघर्षमय गाथा है। अपनी इस गाथा से वहां लोगों को बहुत प्यार है। हाल ही में मुझे अपने पति के साथ बुल्गारिया जाने का अवसर मिला। 3 दशक पहले भी मुझे बचपन में बुल्गारिया जाने का मौका मिला था, एक चिल्ड्रंस कैंप में। उसी की याद को ताज़ा करने जब मैं दोबारा बुल्गारिया गई
तो महसूस हुआ कि यह स्थान आपको अपनी ओर खींचता है। मैं भी पहुंच गई एक ऐसे देश जिसकी अपनी बहुत लंबी कथा है। हम जब बुल्गारिया जाते हैं तो इस कथा को जैसे जीने लगते हैं और उसी का भाग बन जाते हैं। मुझे अपनी बुल्गारिया यात्रा के दौरान सैलानी जैसा एहसास नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा जैसे मैं कुछ दिनों के लिए वहां बस गई थी। मुझे बुल्गारिया की राजधानी सोफिया और शहर वारना घूमने और रहने का अवसर मिला। आइए हम भी चलते हैं खूबसूरत बुल्गारिया की शाब्दिक यात्रा पर। सबसे पहले जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बुल्गारिया को आधिकारिक तौर पर बुल्गारिया गणराज्य कहा जाता है। यह देश यूरोप महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी सीमाएं उत्तर में रोमानिया से, पश्चिम में सर्बिया और मैसेडोनिया से, दक्षिण में ग्रीस और तुर्की से लगती हैं। यह एक संसदीय लोकतंत्र है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। बुल्गारिया ने 5 अक्टूबर 1908 में तुर्क साम्राज्य यानी ओटोमन एम्पायर से स्वतंत्रता हासिल की थी। यहाँ की आधिकारिक भाषा बुल्गारियाई है। बुल्गारिया की मुद्रा का नाम लेव है। चलिए अब आरंभ होती है हमारी यात्रा। वहां पहुंचने के लिए हमने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तुर्की में इस्तांबुल के लिए फ्लाइट पकड़ी। इस्तांबुल से हमें कनेक्टिंग फ्लाइट से बुल्गारिया शहर वारना पहुंचना था। देर रात हमें वारना की एक फ्लाइट मिली और हम कुछ घंटे के सफर के बाद वारना में थे। बुल्गारियाई जमीन में भिन्नता है। मैदान, पठार, पहाड़ों, घाटी, संकरे रास्तों, नदियों का देश है बुल्गारिया। यहाँ की सबसे बड़ी नदी है इस्कर और सबसे बड़ी लेक है बुर्गस लेक। करीब 540 नदियां इस देश में बहती हैं। एक टैक्सी से हम वारना में अपने होटल पैनोरमा पहुंचे। सफर की थकावट उतारने के लिए नींद जरूरी थी। देर सुबह तक आराम करने के बाद हम वारना शहर घूमने के लिए तैयार थे। हमारी गाइड, जिनका नाम था कोसी, ठीक समय पर हमारे होटल की लॉबी में पहुंच गई थी। हमारी कार भी तैयार थी, तो हम चल पड़े अपने पहले पड़ाव की ओर, यानी वारना स्टोन फॉरेस्ट, यानी पत्थरों का जंगल। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच, वहां तक की ड्राइव मनमोह लेने वाली थी। हरे भरे खेतों, साफ सुथरी सड़कों और हजारों सूरजमुखी के फूलों के बीच के रास्ते हम स्टोन फॉरेस्ट की ओर जा रहे थे। हमारे मन में उतावलापन था कि पत्थरों का जंगल कैसा होगा। स्टोन फॉरेस्ट पहुंचकर हम सदियों पुराने पत्थर और प्राकृतिक जमीनी सुंदरता और कलात्मकता देखकर हैरान थे। स्टोन फॉरेस्ट से जुड़ी बहुत सी कहानियां हमें कोसी जी ने सुनाई, जो बेहद रोमांचक थी। पेड़, मिट्टी, जंगली पौधे और पत्थरों का यह जंगल पहले एक समुद्र था। यह पत्थर के खंभों से पटा हुआ जंगल विशाल स्थान पर स्थित है। यह असल में एक समुद्र का तल था जो कई 100,000 साल पहले यहाँ स्थित था। यह पत्थर और खंभे खनिज पदार्थों से बने हैं। यहाँ एक मैजिक सर्कल है जहाँ खनिजों की ऊर्जा अधिकता में मौजूद है। वापसी में वाइन फील्ड यानी अंगूर के खेत हमने देखे। खूबसूरत फूल पौधे, कई तरह के पेड़ आपको रास्ते में दिखाई देंगे। चारों तरफ हरियाली बिखेरते हुए बड़े मनोरम लगते हैं। यहाँ किसान मुख्य रूप से सूरजमुखी के फूलों के जरिए तेल, दालों और चावल की बिजाई करते हैं। वातावरण बहुत ही साफ और सुंदर है। प्रकृति की भी इस देश पर बड़ी कृपा है। यह भी जान लेना जरूरी है कि बुल्गारियाई गुलाब का फूल अपनी सुंदरता और गुणों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। विश्व का 85% रोज ऑयल बुल्गारिया से उत्पन्न होता है। रोज ऑयल और गुलाब से बने अन्य बहुत से कॉस्मेटिक यहाँ प्रचलित हैं। विदेशी इन्हें बहुत ही चाव से खरीद कर ले जाते हैं। वारना शहर में घूमते हुए हमारी नजर यहाँ बने घरों पर पड़ी। बहुत ही सुंदर अपार्टमेंट बने हैं। बुल्गारियाई आर्किटेक्चर खास तौर से बहुत सुंदर, आकर्षक और प्रभावी है। कुछ लोग जो गांवों में रहते हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सभी
अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर वाले मकानों में बसे हुए हैं। बुर्गस भी बुल्गारिया का एक बड़ा प्रचलित शहर है। बातों बातों में हम कब वारना पार्क पहुंच गए पता ही न चला। वारना पार्क की विशेषता यह है कि आप गार्डन के साथ साथ बाजार भी घूम लेते हैं। बच्चे बड़े साइकिल पर सैर करते और कुछ खरीदारी करते दिख जाते हैं। यहाँ भी यूरोपियन बुल्गारियन आर्किटेक्चर की छटा बिखेरती बिल्डिंग्स और भवन है। स्ट्रीट मार्केट में रेस्तरां बने हैं जहाँ युवाओं का मेला लगा रहता है। परिवार भी हरियाली के आसपास अपना समय व्यतीत करने आ जाते हैं। यहाँ रेस्तराओं में तुर्की भोजन और बुल्गारियाई भोजन काफी पसंद किए जाते हैं। कोसी मैडम ने हमें बताया कि यहाँ कोई भी घर भद्दा या टूटा नहीं दिख सकता। यह नियम है कि घर को बाहर से भी दुरुस्त रखा जाए ताकि शहर वासियों और सैलानियों को देखने में कोई बिल्डिंग बुरी न लगे। वारना पोर्ट भी बहुत सुहानी जगह है। यहाँ ठंडी हवाएं आपका स्वागत करती हैं। वारना पोर्ट पर एक लंबी सैर करने के बाद हम शाम होते होते अपने होटल लौट आए। अगली सुबह मैडम कोसी हमें लेने होटल लॉबी में ठीक 10 बजे पहुंच गई थी। उन्होंने बताया कि आज हम बल्चिक कल्याकरा जाएंगे। यह वारना के पास ही बसा एक कस्बा है। यह ब्लैक सी के पास ही स्थित है। रास्ते में हमने सना पार्क रिजॉर्ट भी देखा, जहां हड्डियों से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए खास तौर से मेडिकल स्पा का इंतजाम है, जो कई तरह के खनिजों से युक्त होता है। बुल्गारिया में टमाटर की खास किस्में देखने को मिलती हैं। यहाँ 150 तरह के टमाटर की किस्में पाई जाती हैं। अखरोट भी यहाँ खूब मिलते हैं। बुल्गारिया के जंगली इलाकों में खरगोश, लोमड़ी और भालू पाए जाते हैं। हालांकि शेर बुल्गारिया का राष्ट्रीय जानवर है। हम कलियक्रा केव पहुंचे। यह एक ग्रीक शब्द है। यहाँ एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी देखने को मिलती है। यहाँ एक म्यूजियम है, एक तरह से यहाँ की सभ्यता का प्रतीक है। इसके बाद हम बल्चिक के विश्व प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन पहुंचे। ढेरों फूल, पौधे, पेड़ों और जड़ी बूटियों से हरे भरे इस बोटेनिकल गार्डन में घूमने का अपना ही आनंद है। यहाँ बुल्गारियाई, जापानी गुलाब, अन्य फूलों के साथ साथ एक से बढ़कर एक कैक्टस भी देखने को मिलेंगे। इस बोटेनिकल गार्डन में रोमन और बुल्गारियाई इतिहास के चिन्ह भी अंकित हैं। एक ऐतिहासिक स्पा पॉन्ड यहाँ पर अब भी बना है। रोज ऑयल की कई दुकानें और रेस्तरां गार्डन के बाहर बने हैं। यहाँ हमने लोटस नाम के एक रेस्तरां में भोजन किया, जहाँ हमें शुद्ध बुल्गारियाई डिशेस परोसी गई और वह भी बिल्कुल शाकाहारी। बुल्गारिया में शाकाहारी भोजन बहुत कठिनाई से उपलब्ध होता है। शाम होते होते वारना में हमारे इस दिन की समाप्ति हो रही थी। अगले दिन दोपहर में हमारी वारना से सोफिया शहर की फ्लाइट थी। सूर्यास्त होते होते हम अपने होटल में पहुंच गए थे। अगले दिन फ्लाइट से पहले हम वारना आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम देखने निकल पड़े। यहाँ हजारों साल पुरानी चीजें और मानव अवशेष देखने को मिले। इसके बाद हमने बुल्गारियाई एयर की अपनी फ्लाइट पकड़ी और देर शाम सोफिया में होटल ग्रैंड पहुंचे। थोड़ी देर आराम करने के बाद हमने सोफिया की सड़कों पर नाइट लाइफ का नजारा लिया। अगले दिन हमने कुछ समय सोफिया यूनिवर्सिटी में बिताया। सोफिया यूनिवर्सिटी के भारतीय विद्या विभाग में स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स की हिंदी और भारत के प्रति गहरा लगाव और प्रेम देखकर हम हतप्रभ रह गए। प्रोफेसर मिलेना जी, वान्या जी, मोना जी, लीली जी, बोरियाना, योरदांका जी, अस्या, डिम्पल सभी से बहुत ही स्नेह और प्रेम मिला। डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स के साथ बातचीत और एक चर्चा भी आयोजित की गई थी। सोफिया यूनिवर्सिटी के भारतीय विद्या विभाग की प्रोफेसर से जब हमने दोनों देशों के सांस्कृतिक पहलुओं पर बातचीत की तो उन्होंने कहा, नमस्कार, डॉक्टर मोना कौशिक, सोफिया विश्वविद्यालय सेंट क्लीमेंट ऑक्रिस्की के भारत विद्या विभाग में पढ़ाती हूँ। यह विभाग पिछले 35 वर्षों से भारत, भारतीय संस्कृति, साहित्य, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इतिहास, भूगोल आदि विषय पढ़ा रहा है तथा बहुत ही उत्तम श्रेणी के विशेषज्ञ तैयार कर रहा है। बुल्गारिया में भारतीयों की संख्या अधिक नहीं है।
अधिकांश भारतीय व्यापार आईटेक से जुड़े हैं। साथ ही बल्गारियाई लड़कियों और लड़कियों से विवाह संबंध भी जुड़ चुके हैं। भारत के प्रति प्रेम, आदर, सम्मान, मित्रता का भाव सर्वत्र है। भारतीय दर्शन, साहित्य, योग, आयुर्वेद, भाषा, फिल्में और धारावाहिक, इन सब के माध्यम से भारत बल्गारिया में अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए है और यह संबंध कई दशकों से है। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अनुवाद आज से 100 वर्ष पहले हुआ था। यह बताता है इन दोनों देशों के मधुर संबंधों को। राष्ट्रपति श्री कोविंद जी भी सपत्नीक बल्गारिया यात्रा कर चुके हैं। इस बारे में जब हमने सोफिया यूनिवर्सिटी के भारतीय विद्या विभाग की प्रोफेसर वानिया गंजीवा से बात की तो उन्होंने कहा, सोफिया विश्वविद्यालय के भारत विद्या विभाग में हिंदी भाषा पढ़ाती हूँ। बल्गारिया दक्षिण पूर्व यूरोप में बोल्कन प्राय द्वीप पर स्थित देश है। उसकी राजधानी सोफिया है। बल्गारिया देश एक प्राचीन देश है। यहाँ पर 6700 साल पुराना एक पट्टिका लेख पाया गया है, जिस पर 4 पंक्तियों में कुछ 24 चिन्ह बने हुए हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ उस समय से ही लोग रहते होंगे। कला और तकनीक के अलावा राजनीतिक दृष्टि से भी बल्गारिया का वजूद 5वीं सदी से नजर आने लगता है। पहले बुल्गारियन साम्राज्य की स्थापना 681 में हुई थी। बल्गारिया साम्राज्य ने न केवल बाल्कन क्षेत्र बल्कि पूरे पूर्वी यूरोप को अनेक तरह से प्रभावित किया। बल्गारियन साम्राज्य के पतन के बाद इसे ओटोमन शासन के अधीन कर दिया गया था। 1877-78 में हुए रूसी तुर्की युद्ध ने बल्गेरिया राज्य को पुनः स्थापित करने में मदद की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बल्गेरिया साम्यवादी राज्य और पूर्वी ब्लॉक का हिस्सा बन गया। 1989 में हुई क्रांति के बाद 1990 में साम्यवादियों का सत्ता से एकाधिकार समाप्त हो गया और देश संसदीय गणराज्य के रूप में आगे बढ़ने लगा। बल्गारिया 2004 से नाटो का और 2007 से यूरोपियन संघ का सदस्य है। भारत और बल्गेरिया के गहरे और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों देशों की सभ्यताएं प्राचीन हैं और उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। बल्गारिया और भारत के राजनयिक संबंधों की स्थापना सन 1954 में हुई थी, लेकिन दोनों देशों के लोगों के संपर्क और सांस्कृतिक संबंध इससे भी पहले से हुए थे। मुझे आशा है कि दोनों देशों के संबंध इसी प्रकार बरकरार रहेंगे। चर्चा में भाग लेने के बाद हम अपने अगले पड़ाव पर चल दिए और यह था नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम, जहां बुल्गारियन इतिहास, सभ्यता और संस्कृति की मनमोहक झलक है। इस म्यूजियम की स्थापना 1973 में हुई थी। बहुत बड़े स्थान पर बना यह म्यूजियम बुल्गारियाई इतिहास से जुड़े लगभग हर पहलू पर रोशनी डालता है। इसके बाद अपनी कार से हम विटोशा स्ट्रीट पहुंचे। विटोशा स्ट्रीट पर हर ब्रांड के कपड़े और कॉस्मेटिक्स की भरमार मिलेगी। महंगे रेस्तरां भी विटोशा स्ट्रीट पर स्थित हैं। बुल्गारिया में भारतीयों की तरह ही बच्चों के साथ रहने का चलन परिवारों में हमने देखा। अधिकतर बच्चे अपने माता पिता को छोड़ने के बजाय उनके साथ ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन अब हाल ही में बुल्गारिया में कुछ सांस्कृतिक परिवर्तन आए हैं। अगली सवेर हम अपनी कार से प्लोवदीव शहर जाने को तैयार थे। प्लोवदीव बुल्गारिया के पुराने शहरों में से एक है। कुछ ही घंटों में वहां पहुंचने पर हमें लगा जैसे हम किसी फिल्म के सेट पर हों या किसी सांस्कृतिक मेले में आ गए हों। प्लोवदीव की अपनी दुनिया और रंग हैं।
यहाँ आना न केवल ऐतिहासिक आर्किटेक्चर के लिहाज से बल्कि यहाँ मौजूद जीवन के रंगों को देखने के लिए भी बहुत जरूरी था। और अब समय था अपने देश वापसी का। शाम 4 बजे जब हम सोफिया एयरपोर्ट पर तुर्की की फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे तो मैंने एक बार आसमान की ओर देखा और आंखों में खुशी की नमी पसर गई। कितनी सारी यादों का खजाना मैं यहाँ से ले चली थी। इन यादों के साथ मैंने बुल्गारिया की स्वप्निल धरती को विदा कहा और हम उड़ चले अपने देश भारत की ओर। अभी आप शैलजा कौशल से सुन रहे थे यात्रा संस्मरण। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हम इंतजार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।